नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। आइए रुख करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा में छपी असंसदीय शब्दों की किताब को सामने आए 1-2 दिन ही हुए हैं और इसमें जो शब्द शामिल किए गए हैं उनको लेकर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बंटा ढार शब्द को पुस्तक से हटाने की मांग को लेकर आपत्ति जताई है, तो कांग्रेस ने मामू शब्द को असंसदीय करार दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। शब्दों की राजनीति पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मां कसम, खलनायक, लगे रहो मुन्ना भाई। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपको फिल्मों के नाम गिना रहे हैं तो आप गलत हैं। ये किसी फिल्म के नाम नहीं हैं, ये तो गैर संसदीय शब्द हैं जो अब मध्य प्रदेश विधानसभा में नहीं बोले जा सकेंगे। संसदीय और गैर संसदीय ये शब्द जरा भारी हैं। बस यूं समझ लीजिए कि अब विधानसभा में क्या बोलना है और क्या नहीं ये तय कर दिया गया है, यानी इसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जारी कर दी गई है। ये अजब एमपी है, यहां की सियासत गजब है। रविवार को असंसदीय शब्दों की किताब सामने आई और सोमवार से उसमें लिखे शब्दों पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिख दिया। उनकी मांग है कि बंटा ढार और नक्सलवाद को असंसदीय शब्दों की सूची से बाहर किया जाए। दरअसल बंटा ढार शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है ये मध्य प्रदेश में किसी से छुपा नहीं है। माननीय दिग्विजय सिंह जी का 10 साल की मेहनत परिश्रम के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें बंटा ढार शब्द से नवाजा था, और इस शब्द को अगर हम छीन लेंगे तो दिग्विजय सिंह सरकार की उपलब्धि ही खत्म हो जाएगी। फिर मध्य प्रदेश उस सरकार की उपलब्धि बताएगा क्या? और इसलिए मैंने आपत्ति व्यक्त की है कि ये बंटा ढार शब्द असंसदीय ना बनाए जाए। सियासत एक तरफा नहीं है। उधर रामेश्वर शर्मा बोले तो इधर सज्जन सिंह वर्मा। उन्होंने मांग की कि सदन में चड्डी और मामू जैसे शब्द बोलने की इजाजत दी जाए। अब यह भी किसी से छुपा नहीं है कि इन शब्दों का राजनीति में क्या इस्तेमाल है। एक शब्द चड्डी वाला था, कोई चड्डा बोलता है, कोई चड्डे, कोई चड्डी। अब इसके बारे में तो ज़्यादा मेरा नहीं, पर मामू और मामा में भाई आप खुद ही समझते हैं कि मामा हिंदी का पवित्र शब्द है, मामू उर्दू का पवित्र शब्द है। अब आप उसको अपने जेहन में ऐसा बिठा रहे हो कि आपके लिए कहा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये पूर्वाग्रह हुआ। आप अपने को सुरक्षित रखने के लिए दूसरों के बारे में जो आप शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हो, इससे मिलते जुलते हमने तो कभी आपको रोक नहीं लगाई, न टोक। वो मैं बोलना भी जाऊँगा हमारे राष्ट्रीय नेताओं के बारे में हमने क्या कहा। दरअसल राजनीति में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल तीर की तरह होता है। उन शब्दों की फितरत भी चुभने वाली ही है, जिसे राजनीतिक दल एक दूसरे को चुभाकर सियासी आनंद लेना चाहते हैं। शायद नेताओं के लिए ये परम आनंद भी है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। क्या शब्दों की कमी है? क्या शब्दों की दरिद्रता हो गई है? क्या हिंदी एक ऐसी भाषा हो गई है जिसमें व्यंग और कटाक्ष या एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए गौरव से युक्त शब्द नहीं होंगे? रामायण की चौपाइयाँ क्या विस्मृत हो गए हैं? हमारे माननीय क्या भूल गए हैं? क्या हरिवंश राय बच्चन की कविताएं या निराला या तमाम जो बड़े दिग्गज साहित्यकार हैं, शरद जोशी हैं, हरिशंकर परसाई हैं, इनके व्यंग हमारे माननीय भूल गए हैं? सवाल यही है कि जब एक बार स्तर नीचे गिरता है, और स्तर सिर्फ राजनीति का ही नहीं गिरा है सर, पत्रकारिता का भी गिरा है। कोई ऐसा क्षेत्र समाज का नहीं है जहां ये स्तर नीचे नहीं गिरा है, और इसीलिए ये बात उठ रही है कि ये शब्द हटाओ, ये शब्द लेकर आओ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोमवार को महामारी और बाढ़ पर विधानसभा में चर्चा के बजाय कांग्रेस ने अलग ही रणनीति अपनाई। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की। पहले ही दिन आदिवासी मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो गया। दरअसल 9 अगस्त को विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ हुआ, उसका आगाज हुआ
और 9 अगस्त को ही आदिवासी दिवस भी है। सियासत इस दिन अवकाश की मांग के साथ शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। आदिवासी मुद्दे पर कांग्रेस का अटैक, विधानसभा में सरकार भी सरप्राइज, कोरोना बाढ़ से हटकर कांग्रेस की रणनीति, पहले दिन कौन कितना आदिवासी का हितैषी। नौ अगस्त मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन। 9 अगस्त आदिवासी दिवस की धूम, लेकिन दोनों तस्वीरों में बहुत अंतर है। आदिवासी दिवस के दिन विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। आलम यह रहा कि दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने से पहले ही आदिवासी दिवस पर छुट्टी की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वैसे सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में दिखी। कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम आदिवासी वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे और गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। बाद में कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा किया। कांग्रेसी सदस्य गर्भगृह में पहुंच गए, फिर सभी गांधी प्रतिमा के सामने आकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। हमारे प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासी का आज भयंकर अपमान हुआ है। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है, आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी। हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे अपना त्यौहार मनाएं। ये विश्व आदिवासी दिन, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिन, और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया। वैसे कांग्रेस के इस आदिवासी कार्ड को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने भी सदन में बड़ा पलटवार किया। सीएम शिवराज ने सदन में आदिवासी दिवस पर बड़ी घोषणा की। अब बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ये ऐलान 15 नवंबर को जबलपुर में भी कर चुके हैं। घटिया सोच है। 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है, ऐच्छिक अवकाश है। आज भी ऐच्छिक अवकाश है, कैलेंडर देख लीजिए, उसमें छुट्टी घोषित है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हमारी जनजातीय समाज की, हमारे ट्राइबल्स की, भारतीय जनता पार्टी से हितैषी और कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जितनी हितैषी और कोई पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। आगे ट्राइबल डिपार्टमेंट बनाए तो कौन ने बनाया? इतने साल तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही। मंत्रालय बनाया तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। सदन में बात इतने से ही नहीं बनी। सरकार के 3 आदिवासी चेहरे भी मोर्चा संभालते दिखे। आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार तो 50 सालों में रही, पर हमारे आदिवासी भाई बहनों को पट्टा क्यों नहीं दिए? क्योंकि इनकी नीयत में खोट थी। आज 3.5 लाख पट्टे हमारे जो वनवासी भाई जो जंगल की जमीन में जो काबिज थे, उनको हमारी सरकार ने देने का काम किया है और 2008 से चालू है और अभी तक हम 3.5 लाख पट्टे दे चुके हैं और अभी भी देने का काम लगातार चालू है। 40-50 साल तक हम लोग मांग करते रहे कि देश में अनुसूचित जनजाति विभाग का स्थापना होनी चाहिए और 60 साल तक इन लोगों ने भारतवर्ष में ये विभाग की स्थापना नहीं की। आज ये विभाग की स्थापना अगर दिल्ली में मंत्रालय बना तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाई, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। ये पहला अवसर था कि जब किसी नेता प्रतिपक्ष ने, जिसमें हमारे अभी आपने कहा आदिवासी विधायक भी थे जो स्वर्गीय हो गए हमारे साथ, उनको श्रद्धांजलि भी जिस गरिमापूर्ण तरीके से देना चाहिए, ये नेता प्रतिपक्ष देने में नाकामयाब सिद्ध हुए। कांग्रेस का हंगामा सिर्फ सदन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सदन के बाहर भी SC/ST मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ। सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस ने हंगामा कर संकेत दे दिए कि इस बार सदन में वो आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे। कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है, इसके पीछे भी वोट की ही सियासत है। अगर आदिवासी वोट बैंक नहीं होते तो सरकार भी
सरप्राइज नहीं होती और ना ही उसे जनजाति गौरव दिवस का ऐलान करना पड़ता। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। यह आपको देश और प्रदेशों की राजनीति में ये मसला दिखेगा कि छुट्टी क्यों नहीं हुई। जैसे जिस दिन छुट्टी हो जाती है उस दिन उस विषय, जिस विषय को लेकर छुट्टी है, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो पूरा दिन प्रदेश या देश उसी विषय में रमा रहता है कि कौन कौन से शहीद हुए थे आज़ादी में। इसका अध्ययन करें, अपने बच्चों को बताएं। या अगर आदिवासी दिवस पर छुट्टी हो जाए तो सब जाकर वनवासियों के हित चिंतन से जुड़ी कार्यक्रमों में जुट जाएंगे, उनसे जुड़ी हुई पुस्तकों को पढ़ने में जुट जाएंगे। कहाँ लगे हैं साहब, लोग भजिए पकौड़े मानसून ये सब में लग जाते हैं। छुट्टी तो एक बहाना है, बाकी सियासत को जो जो दिखाना है। चलिए फिर बढ़ें अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक दल ये जानते हैं कि सत्ता तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो सरगुजा और बस्तर से होकर गुजरता है। यानी जो दल आदिवासियों को मनाने में कामयाब हो गया उसके लिए सत्ता का सिंहासन खुला है। तभी तो छत्तीसगढ़ में सियासी दल अब आदिवासियों की चिंता करने में जुट गए हैं। कितनी चिंता ये जो है ये सियासी है या रियल है, देख लीजिए इस रिपोर्ट में, बात समझ में आ जाएगी। कहते हैं छत्तीसगढ़ में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आदिवासी बहुल गलियारों से होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास देखेंगे तो पता लगेगा कि राज्य के आदिवासियों ने जिसे समर्थन दिया उसके लिए सत्ता का रास्ता आसान हो गया। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज करने वाली बीजेपी का सरगुजा और बस्तर में सफाया क्या हुआ, हाथ से सत्ता ही चली गई। लेकिन 2023 से बहुत पहले बीजेपी ने अब इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी बस्तर में एक चिंतन शिविर करने जा रही है, जो इस बात का इशारा है कि बीजेपी फिर आदिवासियों के जरिए अपना वोट बैंक मजबूत कर सत्ता में वापसी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में ट्राइबल वेलफेयर के काम को जो गतिशीलता दी थी वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। इन सारे मुद्दों को लेकर वरिष्ठ नेता हमारे बैठे हैं और आने वाले 2 साल की कार्य योजना प्रदेश कार्य समिति की बैठक में और केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे राज्य में क्रियान्वयन हो रहा है उसकी भी जानकारी दी जाए। बड़ी उम्मीद के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग भी कांग्रेस से जुड़ा था और सरकार बनाने में उनका भी सहयोग था, लेकिन 2.5 वर्षों में बिल्कुल निराशा हाथ लगी है और जितने मतलब पीड़ित हुए हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग उतना कभी भी नहीं हुए। इस सब बात को लेके आने वाले समय में आक्रामक रूप से मोर्चा आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने 2018 में आदिवासियों का विश्वास जीतकर सत्ता में वापसी की, तो अब भी कांग्रेस खुद को आदिवासियों का बड़ा हितैषी बताते हुए अपने कामों को गिना रही है और ऐसा करते वक्त वो बीजेपी पर तंज कसना भी नहीं भूलती। अब जब जाएंगे क्षेत्र में तो आदिवासी ही उनसे पूछेंगे कि आप 15 साल हुकूमत में रहे, हमारे लिए क्या किया तो कुछ नहीं। और उसके बाद अब वहां जाएंगे तो अब ये तो प्रजातंत्र है, अपने अपना काम सब करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अगले चुनाव में उतरने का समय कम है। चुनावी तैयारियों में आदिवासियों को लुभाने की कवायद भी शामिल है। इसके लिए सत्ता को अपने किए वादे निभाने होंगे तो विपक्ष को लुभावने वादे करना होंगे। इतने पर भी आखिरी फैसला आदिवासी ही करेगा कि वो किसके साथ है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। टोक्यो ओलंपिक से हमारे सूरमा खिलाड़ी लौट आए हैं और ये ओलंपिक इतिहास में भारत के परफॉर्मेंस के लिहाज से दर्ज हो गया है। भारत के चैंपियंस लौट आए हैं स्वदेश। ढोल धमाके, एयरपोर्ट पर भारी स्वागत करने वालों की भीड़ और बाद में दिल्ली के अशोका होटल में सम्मान समारोह का आयोजन, जिसमें मेडल लेकर आए सभी हमारे खिलाड़ियों का जोरदार सम्मान हुआ। और इस दौरान गोल्डन बॉय नीरज शर्मा सबकी आंखों का तारा बने रहे, सबकी आंखों का केंद्र बिंदु बने रहे। नीरज चोपड़ा को भी खेल मंत्री ने सम्मानित किया अन्य खिलाड़ियों के साथ। इससे पहले भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने होटल पहुंचकर केक काटा। इन वीरांगनाओं ने भले ही पदक लाने में नाकामयाबी मिली हो, लेकिन शानदार खेल दिखाया और सबका दिल जीता। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत
तगड़े कॉम्पिटिटर हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। बिल्कुल सही कह रहे थे नीरज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन सवाल यह है जी कि मध्य प्रदेश ने छोरे छोरी नू क्यों नहीं कर पाते ये प्रदर्शन इस तरह का। हमारे विवेक सागर जी तो गए, लेकिन बाकी राज्यों को भी हरियाणा से सीखना चाहिए ना नीरज जी, ये सबसे बड़ा काम है ना जी। और हम लोग तो ऐसे ही लाएंगे तो फिर कैसे, हरियाणा ही तो सारे मेडल्स ले जाता है। ये देखिए 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, खिलाड़ियों की एंट्री हो रही है, ढोल धमाके, अपने सामानों के साथ, थका देने वाली यात्रा लेकिन संतोष से भरी। और ये देखिए ये छुटकू महोदय भी खूब जमकर नाचे और सबके आकर्षण का केंद्र रहे। खुशी की कोई सीमा नहीं इनकी। सड़कों पर अपने शानदार हीरोज़ का स्वागत करने के लिए खिलाड़ी उतरे हैं। देखिए आप तस्वीरें, मध्य प्रदेश, पूरे देश में उल्लास का माहौल रहा अगर हम बात करें ओलंपिक को लेकर। दुनिया के नंबर 1 अमीर की कुर्सी पिछले हफ्ते अमेजन प्रमुख जेफ बेजोस से छिन गई। यानी वो शख्स थे जो दुनिया के सबसे अमीर किरदार के तौर पर इस कुर्सी पर बैठे थे। फोर्ब्स के मुताबिक, जो ये वरीयता क्रम जारी करती है, उसके मुताबिक उनकी जगह अब फ्रांस के व्यवसायी बर्नार्ड अर्नॉल्ट दुनिया के नंबर 1 अमीर बन गए हैं। बर्नार्ड अर्नॉल्ट फ्रांस की लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के चेयरमैन और CEO हैं। फोर्ब्स रियल टाइम इंडेक्स के मुताबिक कंपनी के शेयर्स में आई तेजी की वजह से LVMH के बर्नार्ड और उनके परिवार की कुल संपत्ति बढ़कर करीब 14,65,000 करोड़ रुपए हो गई, जो कि अमेजन के जेफ बेजोस की संपत्ति से ज़्यादा है। साल 2019 में बर्नार्ड अर्नॉल्ट $100 अरब नेटवर्थ क्लब में शामिल हुए। इस वक्त इस क्लब में शामिल होने वाले वो दुनिया के तीसरे रईस हैं। तो जेफ बेजोस से सिंहासन छिन गया है। और किसी की कहावत है बड़ी ज़बरदस्त कि ऊपर वाले ने ऐसे पहाड़ पूरी दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बनाए हैं, जिससे गुजरने वाले ऊंट को कभी ना कभी ये पता चलता है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। चलिए रुक करते हैं अब वैक्सीनेशन की तरफ। भोपाल में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए 2 नए सेंटर्स की शुरुआत की गई है। इन सेंटर्स की अगर मैं ख़ास बात की हम बात करें तो वो ये है कि यहाँ वैक्सीन 8 घंटे की जगह 12 घंटे तक लगाई जा रही है। यानी जो वैक्सीन लगाने का समय है, आमतौर पर 8 घंटे का समय रहता है, लेकिन 12 घंटे तक यहाँ रहेंगे। यानी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को सीधे सेंटर पर जाना होगा और ये सुविधा उन्हें मिलेगी। ऑन स्पॉट पंजीयन करा के वैक्सीनेशन करा सकेंगे। यहाँ रोज़ाना 1,000 कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोज की व्यवस्था रहेगी। इन दोनों केंद्रों का संचालन जिला प्रशासन के सहयोग से गैर सरकारी संस्था केयर इंडिया कर रही है। काजू अस्पताल में बनाए गए सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अब नई पहल की गई है। अब 8 घंटे की जगह राजधानी में 12 घंटे वैक्सीन लगाई जाएगी। मैं एक केंद्र पर मौजूद हूं और आप यहां पर देख सकते हैं वैक्सीन लगाई जा रही है। आज से इसकी शुरुआत की गई है। करीब 4 सेंटर यहां पर बनाए गए हैं काटजू अस्पताल में। 18 प्लस के लिए अलग से और 45 प्लस के लिए अलग से यहां पर सेंटर बनाए गए हैं, जो लोग यहां पर आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। उद्देश्य यही है कि पहले जो नौकरी करने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं 9 से 5 वाले समय में वैक्सीन नहीं लगा पाते थे। यही कारण है कि भोपाल में इस तरीके की पहल की गई है कि अब 9 बजे, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए तमाम लोगों को यहाँ पर बिठाया गया है। बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह है और यही कारण है कि यहाँ पर अभी तक सुबह से 500
लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अभी भी यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पर जो लोग मेडिकल स्टाफ है उनसे हम बात करेंगे। किस तरीके का लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है? पहले 9 से सिर्फ 5 बजे तक वैक्सीन लगाई जाती थी, लेकिन अब 12 घंटे लगाई जाएगी। 12 घंटे लगाई जाएगी यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों वैक्सीन लगाई जा रही है? हाँ, दोनों वैक्सीन लगाई जा रही है यहाँ पर 18+ और 45+ और 16+। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा कि पहले से करके आना पड़ेगा, ये किस तरीके का? ऑन द स्पॉट भी हो रहा है और पहले से भी। ये जो शुरुआत की गई है भोपाल में 3 सेंटरों पर की गई है और ये लगातार इसी तरीके के चलेगा। यदि ये सफल होता है तो प्रदेश के अन्य शहरों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। साथ में 12 घंटे का समय 24 घंटे में भी तब्दील किया जा सकता है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। सर जी बड़ा अच्छा लगता है जी जब लाल कलीन वलीन बिछा होता है जी, कुर्सियाँ भी अच्छे से जी सेट करके जमा कर रखी जाती हैं जी, लोग भी सुकून से बैठे हैं जी। ऐसा लगता है सरकारी व्यवस्था है ही नहीं जी। करें सर, हम भी आगे बढ़ें। भारत क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? कि आप वैक्सीन लगाने गए हैं, बगल 2-3 मैगजीन्स रखी हुई हैं, ठंडा पानी है पीने के लिए, बड़ी गरिमा से आपका नाम पुकारा जा रहा है। शरद जी आप आएँ, आपका क्रम आ चुका है। शरद जी से आग्रह है कि वो पहुँचें और वैक्सीन लगवाएं। काउंटर नंबर 3 फिर अंग्रेज़ी में मधुर आवाज़ में गूंज उठे। अंग्रेजी से कोई पंगा नहीं है, हमारी बोलियाँ भी चलेंगी, लेकिन आएँ सर हम इस तरफ। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि बैलून्स लगे हुए हैं, लाल कालीन बिछा है, कुर्सियाँ भी अच्छे ढंग की हैं और ऐसा लगा कि आदमी हाँ एक रिस्पेक्ट, वो टैक्स चुका रहा है तो उसे लग रहा है कि उसकी रिस्पेक्ट है। होना चाहिए सर, बदलना चाहिए। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, बदलें सर अब चीज़ें। और अच्छा लगा, मुझे लग रहा है ये हम बदलने की तरफ बढ़ तो रहे हैं, भले ही कदम हमारे धीरे धीरे हैं। फिर तो ज़्यादा नहीं बोल गया सर, थोड़ी प्रॉब्लम है सर, माफ़ कर दिया करिए और मुझे भी अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।